अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की डेट में हम पाइथन सीखने जा रहे हैं बेसिक टू एडवांस ईच एंड एवरीथिंग। सो मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, प्रोग्रामिंग का पता भी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पाइथन के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो गाइस उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लें, लाइक मैंने क्रिएट किया हुआ है लर्न पाइथन विद आईटी इंजीनियर। उस फोल्डर में आने के बाद राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर रहा हूँ। वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना, पाइथन कैसे, पैकेजेस कौन से लेने हैं आपने, ये सब चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो पहली फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, और इस फाइल का नाम रखेंगे इंडेक्स। नाम कोई भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। इंडेक्स डॉट पी वाई। तो गाइज ये पाइथन की एक्सटेंशन है पी वाई। आपको पता है पीएचपी की एक्सटेंशन होती है हमारे पास डॉट पी एच पी, एच टी एम एल की एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल, सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन डॉट सी। हर लैंग्वेज की कोई ना कोई एक्सटेंशन मस्ट होती है। इंडेक्स डॉट पी वाई पाइथन की एक्सटेंशन है। एंटर। तो हम लोग पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, प्रिंट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाई। ओके। तो गैस कोई हम लोगों ने मेन फंक्शन नहीं लिया, कोई हेडर फाइल्स नहीं है, कोई लाइब्रेरीज नहीं है फिलहाल के लिए। जस्ट प्रिंट लिख कर इसे मैंने कर दिया कंपाइल। तो आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे हाय, आपको नजर आ रहा है। बेसिकली जो प्रिंट है ये हमारा आउटपुट फंक्शन है। इस आउटपुट फंक्शन पे जो भी बक बक जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये रही मेरी आउटपुट हाय। आप मजीद रैंडमली कुछ भी ऐड करके अगेन कंपाइल करें तो आप लोग देख रहे हैं आउटपुट हमारी ये आ चुकी है। सो फर्स्ट प्रोग्राम आप गुड नाइट लिख दें, कंपाइल करें तो यहाँ पे आपको पता मुझे गुड नाइट मिल चुका है। तो मुबारक हो आपको। आप यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज लें और कोई ना कोई गिफ्ट परचेज करें कि आप लोग पाइथन से हैंडशेक कर चुके हैं। इतनी आसान है पाइथन, सब लैंग्वेजेस से हर किस्म की जो है दुश्वारी इसमें आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोग्राम के बाद गाइस अब हम चलेंगे एक नए कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है वेरिएबल। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। गाइस आपको पता हर लैंग्वेज में हमारे पास कमेंट्स ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड होते हैं। कमेंट का क्या मतलब है, अगर मैं कंट्रोल के साथ, याद रखिएगा, और ये सिर्फ वीएस कोड में काम करेगा। कंट्रोल के साथ आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का बटन होता है कीबोर्ड में, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरी लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। कमेंट का मतलब यह है कि लेट्स, अब अगर मैं इसे कंपाइल करता हूँ ना तो मुझे कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलता। कमेंट मीन कंपाइलर इस लाइन को रीड ही नहीं करता, कंपाइलर इग्नोर करता है। तो वो लाइंस हमारे कोड में जो कमेंट्स में कन्वर्ट कर दी जाए कंपाइलर उनको इग्नोर कर देगा। तो इट्स मीन इस वक्त मेरे प्रोग्राम में कोई भी लाइन नहीं है। इस वक्त मेरे प्रोग्राम में कोई भी लाइन नहीं है, ये मतलब है कमेंट का। हाँ, इन फ्यूचर मैं इसे यूज कर सकता हूँ, इसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अब हम समझने जा रहे हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल गाइस ये कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल क्या है? कंटेनर जिसमें वैल्यूज स्टोर की जाती हैं, जस्ट इतना ही। तो आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। हाँ, इससे कुछ रूल्स हैं, याद रखिएगा। वेरिएबल यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी लेट्स से मैं लिखता हूँ मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू 200। तो इट्स मीन मैंने एक वेरिएबल लिया जिस वेरिएबल का नाम था मार्क्स, और इस वेरिएबल में यानी कि ये कंटेनर, और इस कंटेनर पे मैंने 200 स्टोर करवा लिया है। तो समझ पा रहे हैं गाइस? अच्छा, पाइथन का और सी प्लस प्लस में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो वहां पे हम ऐसे करते हैं, यानी कि पहले हम बताते हैं डेटा टाइप इंट, डेटा टाइप बताने के बाद हम बताते हैं वेरिएबल का नेम, और राइट साइड पे फिर हम बताते हैं वेरिएबल की वैल्यू, और वैल्यू के बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन। ये है सी लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करने का मेथड। बिल्कुल इस तरह अगर मैं ऊपर प्रिंट की बात करूं तो हम सी लैंग्वेज में ऐसे आउटपुट दिखाते हैं, सी आउट हाई। तो ये है सी लैंग्वेज का मेथड, बट ये मेथड है हमारा पाइथन का। इस वक्त हम पाइथन सीख रहे हैं और साथ साथ में थोड़ा सा कंपेयर करता जाऊंगा ताकि अगर आप सी प्लस प्लस से पाइथन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इजीली बिल्कुल भी मुश्किल फील ना करें इसके लिए। तो सी आउट में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ।
और ये सेमीकोलन भी पाइथन में ऐसा कोई सीन नहीं है, और डाटा टाइप भी हमें नहीं बतानी पड़ती, याद रखिएगा। पाइथन में हम डाटा टाइप नहीं बताते, जस्ट आपने वेरिएबल का नेम बताना है, वो ऑटोमेटिक उसे जो है समझ लेगा, कंसीडर कर लेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स, उसमें वैल्यू रखवाई 200। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट। प्रिंट हम करेंगे वेरिएबल का नेम। गाइस यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल का एरर आ चुका है, और एरर हमेशा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये एरर क्यों आया, शुरू में याद रखिएगा, पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब आप बोलेंगे व्हाट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बेसिकली हम कहते हैं स्पेस को। गाइस इंडेंटेशन किसे कहते हैं, स्पेस को। लेट्स से मैंने अपना कर्सर, जिसे मैं कैरेट कहता हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे क्लिक करके मैं जो है ना बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये देखिएगा। ओके, अब ये अब ये देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये मार्क्स पेरेंट है और ये प्रिंट चाइल्ड है। तो फिलहाल ऐसा कोई रिलेशन नहीं है पेरेंट चाइल्ड में। आगे जाके जब हम इसको समझेंगे तो आपको इंडेंटेशन क्लियर होगी। फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देने, इशू क्रिएट हो सकते हैं। अभी एरर उसी वजह से आता। तो मैं प्रिंट को भी, गाइस ये देखिएगा, मैं प्रिंट को भी वापस लेके चलता हूँ उसकी असल पे। अब ये उसकी एग्जैक्ट लाइन थी, यहाँ से हम हमारे पास बेसिकली लाइन स्टार्ट होती है। तो ये इंडेंटेशन की वजह से मुझे एरर आ रहा था। तो मार्क्स को भी मैं उसकी लेफ्ट बाउंड्री पे लेके आ चुका हूँ, और प्रिंट को भी मैं उसकी लेफ्ट बाउंड्री पे लेके आ चुका हूँ। तो अब इसे रन करते हैं जी, गुड। तो मुझे 200 मिल चुका है। इसी तरह लेट से मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ 700, कंपाइल। तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल चुका है, 700। तो इस मीन की ये वैल्यू, गाइस ये देखिएगा जरा, ये वैल्यू, ये वेरिएबल जिसे हम कंटेनर बोलते हैं, और ये प्रिंट हमारा आउटपुट का फंक्शन। अब इसमें खूबसूरती देखिएगा। पहली चीज़ हमने ये सीखी, C++ और पाइथन में पहला डिफरेंस हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती, कंपाइलर खुद अंडरस्टैंड करता है। सेकंड चीज़, गाइस आपको पता था इसे हम बोलते हैं वेरिएबल नेम। और अगर मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ मार्क जस्ट, और मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो एरर आया। भला क्यों एरर आया, वो कहता है नेम मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा मार्क और यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स। तो मुझे या तो यहाँ से भी एस को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। ओके, आप ओके हो चुका है। अच्छा, अब वेरिएबल नेम रखते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। लेट्स से अगर मैं वेरिएबल के स्टार्ट में करता हूँ 8, तो कंपाइल करता हूँ, तो वो क्या बोलता है, सिंटैक्स एरर। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, सिंटैक्स एरर इन वैलिड डेसिमल। अच्छा, अब ये देखिएगा क्यों, क्योंकि ये जो मैंने वेरिएबल का नेम रखा है, ये बेसिक रूल्स के ही अगेंस्ट है। ये मैंने रूल्स वायोलेट किए हैं। मुझे हर लैंग्वेज ने सिंटैक्स समझाया होता है, बताया होता है, तो मैं उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपने याद रखना है, कभी भी वेरिएबल का नेम इंटीजर से स्टार्ट नहीं करना, कभी भी वेरिएबल का नेम इंटीजर से स्टार्ट नहीं करना। सेकंड चीज, वेरिएबल का नेम या तो हम लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेट से देखिए, मैंने अंडरस्कोर लिया यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे भी अंडरस्कोर लेना पड़ेगा, तो ठीक है, ये कंपाइल होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, लेटर अल्फाबेट या अंडरस्कोर के अलावा आप कुछ भी स्टार्ट में नहीं ऐड कर सकते, रूल नंबर 1। इस तरह गाइस आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक आप यहाँ पे स्टैटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट हो सकती है। ओके, आप स्टैटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप गाइस एट रेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डॉलर, ये इनमें से कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर, मैं टर्म क्या बोल रहा हूँ, आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल का नाम रखते हैं इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, हाँ अलबत्ता आप ऐसे कर सकते हैं, आप इंटीजर यूज कर सकते हैं बाद में, लेकिन स्टार्ट में नहीं कर सकते, फिर मुझे यहाँ पे भी इंटीजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये भी मेथड ठीक है। तो जब आप लोगों ने वेरिएबल का नेम रखना है, कंटेनर का नेम रखना है, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और इसके अलावा गाइस आप लोग यहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस भी ऐड नहीं कर सकते। लाइक ये भी इनवैलिड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेस भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो ये था कि वेरिएबल का नेम, कोई भी वेरिएबल जब आपने उसका नेम रखना है तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जिस वेरिएबल का मैंने नाम रखा है एक्स, वेरिएबल का नाम रखा मैंने एक्स, और यहाँ पे बी मैं प्रिंट करता हूँ एक्स। अब वन बाय वन ध्यान से देखिएगा मैं करता क्या जाता हूँ। कंपाइल किया, मुझे नजर आया 700, ओके ठीक होगा जी। अब इसी एक्स पे मैं लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स और मैं लिखता हूँ अली। देखिएगा प्रिंट, अब उसने अली प्रिंट कर दिया। यहीं पे अब मैं लिखता हूँ 4.3, उसने मुझे 4.3 प्रिंट कर दिया। बात बताने का मकसद ये है कि मैं जैसी जैसी वैल्यू इस एक अकलौते वेरिएबल को दे रहा हूँ, ये वैसे वैसे प्रिंट कर रहा है। सी लैंग्वेज में क्या सीन था आपको पता है, हम इंटीजर के लिए इंट यूज करते थे, करैक्टर के लिए मुझे एक तो CHAR डाटा टाइप और साथ ही मुझे करैक्टर वेरिएबल का नेम देना पड़ता था, और स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, ब्रैकेट्स लेना पड़ते थे, और इसमें हम बताते थे स्ट्रिंग लेंथ। ओके, इसी तरह जब हम लेते थे गाइस, आपको पता है फ्लोट सी लैंग्वेज में, तो इसके लिए हम क्या करते थे, फ्लोट का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइथन में क्या खूबसूरती है, ये कहता है आप डेटा टाइप बिल्कुल भी ना बताओ, जस्ट वेरिएबल का नेम बताओ और साथ वैल्यू बताओ, मैं खुद ही उसे अंडरस्टैंड करूंगा, मैं खुद ही उसे समझूंगा। तो ये इंतहाई खूबसूरत चीज़ है हमारे पास पाइथन लैंग्वेज में, जस्ट आपने वेरिएबल का नेम रखना है और उसमें वैल्यू बतानी है, वो वेरिएबल खुद उस वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करके दिखाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम चलते हैं इनपुट फंक्शन की तरफ। ओके, तो मैं इस सब को भी क्या कर देता हूँ, कमेंट, अगेन कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस, कमेंट। नेक्स्ट हम लेते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम है सैलरी, और इसमें हम स्टोर करवाते हैं 200, और फिर इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं 200 हमने सैलरी वेरिएबल में स्टोर करवाया था और उसको प्रिंट करवा लिया। बट मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ, ये तो मैंने खुद डाटा प्रोवाइड किया ना, जिसे हम हार्ड कोड कहते हैं, अब मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ गाइस, अब मैं ये वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट, ओके जी, इनपुट, और इनपुट में मुझे बताना पड़ेगा एंटर योर सैलरी। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया, मैंने इनपुट फंक्शन यूज किया। जैसे आउटपुट के लिए हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं, और क्लाइंट से, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट का। और इसमें यूजर को बोलेंगे कि भाई एंटर योर सैलरी, जो भी यूजर सैलरी एंटर करेगा वो जाएगी इस सैलरी के वेरिएबल में। ओके, और देन हम फिर क्या करेंगे, उस सैलरी को यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से कंपाइलर इन स्टेटमेंट्स को रीड करेगा। चला के देखते हैं, 1 सेकेंड गाइस। ओके गाइस, अगेन मैं इसे करता हूँ कंपाइल, एंटर योर सैलरी, वो मुझे बोलता है एंटर योर सैलरी। यहाँ पे मैं सैलरी एंटर करता हूँ, लेट से जो भी मैंने एंटर की। ओके जी, एंटर, उसने मुझे पूछा एंटर योर सैलरी, मैंने अपनी सैलरी एंटर की, और यहाँ पे उसने क्या कर दी, मुझे प्रिंट कर दी। होपफुली यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर होगी। अब हम एक स्टेप मजीद आगे बढ़ते हैं और दो नंबर्स को ऐड करवाने वाला प्रोग्राम करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ num1, मैंने वेरिएबल नेम रखा, और यूजर को मैंने बोला एंटर फर्स्ट नंबर। ओके गाइस, सो इसी तरह मैं इस स्टेटमेंट को करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यूजर को गाइस मैंने बोला एंटर सेकंड नंबर, और इसके लिए हम एक दूसरा वेरिएबल यूज करते हैं num2 के नाम से। ओके जी, यहाँ पे मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ सम इक्वल टू num1 प्लस num2, और गाइस यहाँ पे फिर मैं अल्टीमेट क्या करूँगा, सम को शो करवाऊंगा। ओके, तो चलें इसे हम करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बताया 3, सॉरी गाइस मुझे यहाँ पे बताना है, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने बताया 3, एंटर। वो कहता है एंटर सेकंड नंबर, मैं बताता हूँ 34, एंटर। तो गाइस अब देखिएगा क्या हुआ, उसने मुझे आंसर शो करवाया 334, 334। जरा रुकिए, 1 सेकंड का पॉज लीजिए, 1 सेकंड का पॉज लीजिए।
गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ये फंडा, ये रूल समझ लीजिएगा। ये इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन जब भी यूजर से इनपुट लेगा वो एज स्ट्रिंग लेता है, एज इंटीजर नहीं लेता। मैंने क्या बोला, इनपुट फंक्शन हमेशा यूजर से जो इनपुट लेता है, जो इनपुट वसूल करता है, वो एज स्ट्रिंग करता है गाइस, एज इंटीजर नहीं करता। तो बेसिकली जब मैंने फर्स्ट नंबर दिया 3 और सेकंड दिया 34, तो इन दोनों का सम बनता है 37, ठीक है ना। बट वो मुझे 37 ही दे रहा, उसने क्या किया, उसने इन तीनों इंटीजर इंटीजर को साथ मिला दिया। जरा गौर कीजिएगा, उसने 337 क्यों, फर्स्ट नंबर 3 था, सेकंड 34 है, उसने 334 कर दिया। उसने बेसिकली बेसिकली उसने क्या किया, मैं अगेन इसको रन करता हूँ, आपको एक चीज और नोटिस करवाता हूँ। लेट्स सी, बोला एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया डी, चलिए मैं ए कर देता हूँ, ओके। एंटर बोलता है, एंटर सेकंड नंबर, मैं करता हूँ एल आई। अब उसने मुझे ए एल आई शो करवा दिया। समझ पा रहे हैं इस फंडे को, जरा ध्यान से समझिए। उसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने ए दिया, उसने बोला एंटर सेकंड नंबर, मैंने एल आई दिया, और अल्टीमेट उसने मुझे आंसर क्या दिया, ए एल आई। यानी कि उसने दोनों जो करेक्टर थे, जो स्ट्रिंग थी, उनको साथ कनकैटिनेट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कनकैटिनेट कर दिया उसने, ऐड, यही काम उसने किया मेरे नंबर्स के साथ। मैं अगेन इसको रन करता हूँ, अगेन आपको ये चीज ऑब्जर्व करवानी है। उसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने किया 2, ओके जी, एंटर। उसने बोला एंटर सेकंड नंबर, मैंने किया 4। तो देखा जाए बाय रूल आंसर क्या बनता है 6, लेकिन वो मुझे 2 4 शो करवाएगा। देखिएगा उसने क्या करवा दिया, 2 4। उसने इन नंबर्स को नंबर नहीं समझा, उसने इन नंबर्स को इंटीजर नहीं समझा, उसने इन नंबर्स को एज करेक्टर डील किया और दोनों को क्या कर दिया, कनकैटिनेट कर दिया। दोनों को कनकैटिनेट का मतलब यह है कि उसने साथ साथ मिला दिया। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हम एक कंसेप्ट, एक फंडा यूज करेंगे टाइप कास्टिंग का। यहाँ पे हम क्या फंडा यूज करेंगे, टाइप कास्टिंग का फंडा। टाइप कास्टिंग क्या करती है, ये इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलती है, स्ट्रिंग को इंटीजर में, करेक्टर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को करेक्टर में, फ्लोट को इंटीजर में, इंटीजर को फ्लोट में। अल मुख्तसर मैं ये बात कहूं कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट को, टाइप कास्टिंग के फंडे को यूज करते हैं। अगेन सुनिए, ये टाइप कास्टिंग क्या करता है, ये एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। और ये कंसेप्ट सी लैंग्वेज में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है, सी शार्प में भी है, और ये कंसेप्ट हमारे पाइथन में भी है। अब आपने करना क्या है, रूल ये था कि जो पाइथन लैंग्वेज है, ये बाय डिफॉल्ट, पाइथन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट यूजर से करेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यू लेती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, पाइथन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट यूजर से जो इनपुट लेती है वो कौन सी लेती है, स्ट्रिंग लेती है। तो इसलिए वो इनको स्ट्रिंग ही मान रही है। तो अब मैंने बेसिकली इन स्ट्रिंग को गाइस मैंने कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो मैं साथ लिखूंगा इंट और पैरेंथेसिस से मैंने गाइस कर दिया क्लोज। बिल्कुल इसी तरह यही मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट, और मैंने इनको क्या गाइस क्या कर दिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। चले बस इतना सा काम था, चेक करते हैं। वो कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बताया, सॉरी यहाँ पे वो कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बताया 3। वो कहता है एंटर सेकंड नंबर, मैंने बताया 5। तो अब वो मुझे क्या बताता, 8। तो इट्स में क्या, मैंने इनकी टाइप कास्टिंग कर दिया। टाइप कास्टिंग ये था कि num1 बेसिकली स्ट्रिंग था, मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। इसी तरह num2 भी स्ट्रिंग था, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेती है, तो उसको भी गाइस मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर में। सो इसी तरह आप और भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो गाइस आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं फ्लोट की, तो ऐसे आप फ्लोट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग की टाइप कास्टिंग करनी है तो आप str इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, एक और चीज टाइप कास्टिंग में भी लिमिट्स होती हैं। टाइप कास्टिंग में भी मैंने गाइस क्या बोला, लिमिट्स होती हैं। आप जो है ना बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे बेवकूफ़ों वाले काम से क्या मुराद है, मैं इसको अगेन रन करता हूँ और वो मुझे बोलता है एंटर फर्स्ट नंबर, और एंटर फर्स्ट नंबर पे मैं ऐड कर देता हूँ 3, सॉरी ये क्या हरकत है, यहाँ पे करना था, मैं करता हूँ 3s। अच्छा जी, वो बोलता है एंटर सेकंड नंबर, तो मैं करता हूँ 2 एंटर। वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई तुम्हारा दिमाग हिल गया हुआ है। वो मुझे क्या बोलेगा, भाई तुम्हारा दिमाग हिल गया हुआ है,
तुमने एंटर फर्स्ट नंबर पूछा और आपने 2A, ये ये 2A क्या होता है, वो मुझे बोलेगा ये 2A क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने टाइप कास्टिंग की हुई है। तो याद रखिएगा, मेरी अब गेन बात याद रखिएगा, 3 1 एज करेक्टर लेके 3 1 इंटीजर में तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन 3 1 A को या 3 1 S को मैं 3 1 इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसको मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। हाँ, इसको तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी आपने मेरी बात समझी, अगेन इस बात को सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है कि टाइप कास्टिंग में भी लिमिटेशंस होती है हमारे पास। मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ गाइस 3। तो हमें पता है कि पाइथन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेती है, तो ठीक है उसने 3 ले लिया। फिर मैंने दिया सेकंड नंबर 4, तो उसने इसको भी एज स्ट्रिंग ले लिया। अब ये क्या होगा, अगेन एंटर। तो ये 7 आंसर मुझे ऐसे नहीं मिला, यहाँ पे इस स्टेप में आके टाइप कास्टिंग हुई है कि यानी कि ये जो आपका 3 था वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, फिर 4 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ। बट अगेन इसे रन करता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर की जगह करूंगा 3। एक सेकेंड, लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ जी 3A, तो ये अब कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझ आ गई है ना, ये 3A, वो बोलेगा भाई 3A मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूं, 3A तो इंटीजर होता ही नहीं है, 3A तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 3A इंटीजर एग्जिस्ट करता नहीं करता? हाँ, 3A आप स्ट्रिंग यूज कर लें, आप करेक्टर यूज कर लें, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये फंडा था कि टाइप कास्टिंग में ये लिमिटेशन है हमारे पास। ओके गाइस, हाँ अगर कोई क्वेश्चन हो या मेरी बात आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो गाइस अब हम नेक्स्ट स्टेप मूव करने लगे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको पता है हमारे पास सी लैंग्वेज में भी, बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर की टाइप्स होती हैं, जिनको हम, एक तो हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम्स किए ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि कंपाइलर, देखें ऊपर वाली लाइन तो कमेंट्स हैं और हमें पता है कमेंट्स लाइन ना होने के बराबर होती हैं। तो मेरे इस प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन ये है, तो कंपाइलर सबसे पहले इस लाइन को रीड करेगा। मेरे इस प्रोग्राम में सेकंड लाइन ये है, कंपाइलर इस प्रोग्राम को सेकंड नंबर पे रीड करेगा, फिर इसको और फिर इसको। ऐसे ही होता है ना, आपको पता है इस बात का। अब होगा क्या, ये होता है सीक्वेंस, यानी कि जो लाइन पहले है वो पहले रीड की जाएगी, जो बाद में है वो बाद में, जो उसके बाद है वो उसके बाद। तो एक सीक्वेंस है, एक यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। बट अगर मैं चाहूँ और यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना चाहूँ, डिसीजन स्टेटमेंट, डिसीजन लफ्ज इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ ना, सुनिएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजंस लेने के लिए। डिसीजंस अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट वो वाली स्टेटमेंट होती है जिसके कारण हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन ले भी सकते हैं, डिसीजन करवा भी सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस मैटर करती हैं, कंडीशन लगाना पड़ती हैं। और आप इसकी बिल्कुल ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप जैसे अपने छोटे भाई को, या आप लोग जब जाते हैं मार्केट से दही लेने, आपको आपकी अम्मी बोलती हैं, तो साथ ये भी कहते हैं कि फला फला बंदे का दही लेके आना है। तो दही तो कई सारी शॉप से मिल सकता है ना आपको, बट वो जो कहते हैं ना फला बट का ही लेके आना है, गुज्जर का ही लेके आना, वो कंडीशन है। तो जब वो कंडीशन फुलफिल होगी देन आप उस शॉप से दही लेके आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास कंडीशंस मैटर करती हैं। लाइक आप जैज वालों की एग्जांपल ले लें, तो जैज वाले पीक आवर्स में 6 to 9 ये उनके पीक आवर्स होते हैं। तो वो कहते हैं भाई 6 to 9 इन पीक आवर्स में हमारे जितने भी पैकेजेस हैं वो डिसेबल हो जाएं। तो ये कंडीशन है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, कि जैसे ही 6 PM टाइम होगा तो पैकेज डिसेबल। तो पहले कंडीशन लग चुकी है ना। तो हर केस में प्रोग्रामिंग में, छोटे प्रोग्राम है या बड़े प्रोग्राम है, कंडीशन बहुत मैटर करती है। और कंडीशन के लिए हम जो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं डेट इज इफ एल्स। तो मैं अगेन इन सब को क्या कर रहा हूँ गाइस, कमेंट करता हूँ। इफ एल्स का फंडा ये होगा कि यहाँ पे चले सबसे पहले हम लेते हैं यूजर से ना मार्क्स लेते हैं। मार्क्स मैंने ले लिए लेट से 40, चले ये हम गाइस यूजर से लेते हैं। ओके, इनपुट, और यूजर से मैं बोलता हूँ एंटर
अब यूजर ने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए। मार्क्स लेने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंडीशन अप्लाई करता हूँ इफ की। ये है कंडीशनल। इफ के बाद आएगा पैरेंथेसिस। गाइस यहाँ पे जिससे हम छोटी या स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस। और यहाँ पे मैं रखूंगा वेरिएबल मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। यहाँ पे कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, मैं कॉलन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ओके हो चुकी है। अब नेक्स्ट नीचे वाली स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, यहाँ पे मैंने कॉलन का इस्तेमाल किया, एंटर। ये है इंडेंटेशन। ये है, जैसे मैंने एंटर किया ना, देखिएगा ये एंटर किया तो उसने मुझे इंडेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, इंडेंटेशन ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा प्रिंट, और हम यूजर को बोलेंगे भाई कांग्रेचुलेशन यू आर पास। तो चलें इस प्रोग्राम को, जस्ट 3 लाइन है मेरे पास। अब देखिएगा कंपाइलर इसका ड्राई रन कैसे करेगा। सबसे पहले कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें वो यूजर को बोलेगा एंटर मार्क्स। यूजर जो भी मार्क्स एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में आएंगे, जिस वेरिएबल का नाम है मार्क्स। अब उसके बाद मेरे पास है इफ की स्टेटमेंट, इफ कंडीशन है। यहाँ पे होगा मार्क्स, जो भी यूजर ने मार्क्स दिए होंगे उसको कंपेयर किया जाएगा इनके साथ, 50 के साथ। अब ये कंडीशन क्या करेगी, या तो ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो ये प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करती है तो गाइस ये प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये फॉल्स कब होगा, ये डिपेंड करेगा यूजर के मार्क्स पे। ठीक है जी, चलिए एक सेकेंड। हाँ जी, एंटर मार्क्स। तो मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करता हूँ 30। अब जैसे ही मैं 30 एंटर करूंगा तो क्या 30 ग्रेटर देन है 50 के, तो इट्स मीन कि ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो ये मुझे आउटपुट में नहीं नजर आएगा। ठीक है, चलिए दोबारा करते हैं। एंटर मार्क्स, गाइस मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए 30। ठीक है, तो इट्स मीन किस्सा खत्म हमारा, हम जो है ना वो क्योंकि हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका। अब चले मैं अगेन और कुछ और एंटर करता हूँ। सही है, अब करते हैं ट्राई। वो बोलता है एंटर मार्क्स, तो मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 60। एक सेकेंड गाइस, वो कहता है ये भाई, एक मिनट, हमारा एक सिंटैक्स एरर आ चुका है यहाँ पे। गाइस आप लोग नोट कर रहे हैं, ये अगेन वही एरर है, ये मेरे पास अगेन वही एरर है जो जिस एरर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, टाइप कास्टिंग एरर है। क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लिया, तो स्ट्रिंग में हम ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते ग्रेटर देन और लेस देन की। इसके दो मेथड हो सकते हैं। मैं अगेन ये काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मार्क्स को, चलिए अब हो जाएगा। ओके, मैंने पहले क्या किया, ये मैंने यूजर से मार्क्स लिए, और आपको पता है पाइथन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेती है। तो मैंने कहा भाई ये जो मार्क्स है ना, इन ही मार्क्स को, ये चूंकि स्ट्रिंग वाले मार्क्स हैं, इनको इंटीजर वाले मार्क्स में कन्वर्ट कर दो। ओके जी, एंटर मार्क्स। अब मैं करता हूँ 52। 52 करके मैं एंटर करूंगा, तो बता रहा कांग्रेट्स यू आर पास। क्योंकि 52 ग्रेटर है 50 के, तो कंडीशन ट्रू थी। 52 ग्रेटर है 50 के, कंडीशन ट्रू थी, और ये मेरा मैसेज मुझे प्रिंट हो चुका है। मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके जी, अब मैं बताता हूँ 40। इट्स मीन अब ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी। 40 के बाद मैं करता हूँ एंटर, तो देखें कुछ भी नहीं आया। इट्स मीन कि ये कंडीशन हो चुकी थी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये मैसेज मुझे प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा गाइस, ये थी सिंगल इफ स्टेटमेंट। बट आपको पता है यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ एक सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड वाले को नहीं। बट अगर इसी के साथ मैं एल्स को मिला लूँ, इफ, और यहाँ पे एल्स, बट अगेन एल्स के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन, कॉलन के नीचे इंडेंटेशन। सॉरी गाइस, ये क्या हो गया, एस यहाँ पे आएगा, कॉलन, कॉलन के बाद इंडेंटेशन, और इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी एफ
और यू आर फेल। ओके जी, तो अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे। होगा क्या कि अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये प्रिंट चलेगा, बट अगर ये स्टेटमेंट ये वाली कंडीशन फाल्स होगी तो गाइस एल्स चलेगा। एल्स का मतलब होता है नहीं तो, वरना। और यहाँ पे जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये कि अगर ये स्टेटमेंट चल गई तो ये नहीं चलेगी, अगर ये ना चली तो ये चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चलें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों ही ना चलें। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्टेटमेंट्स चलें, ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों ही ना चलें। तो ये सिंपल इफ एल्स के फंडे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी आते ही होंगे। तो अगेन अगर हम इस चीज को एग्जीक्यूट करें, वो बोलता है एंटर मार्क्स। अगर मैं 52 देता हूँ लेट्स से, तो एंटर करूंगा वो आप बताता है कि भाई यू आर पास। इसी को अगर मैं अगेन एग्जीक्यूट करूँ तो इस दफा मैं मार्क्स दूंगा 01, एंटर, तो वो बोलता है यू आर फेल, DFM यू आर फेल। तो इट्स मीन ये सिंपल इफ एल्स कंडीशन थी, ठीक है। सिंगल इफ भी होगी, इफ एल्स भी होगी, बट अगर हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स यूज करनी है, गाइस क्या बोला मैंने, अगर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ, एल इफ, एल इफ, एल इफ और एल। अच्छा, लाइक अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूजर से लेते हैं एक नंबर, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ NUM के अंदर, और अगेन यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ NUM, और यूजर से मैं बोलता हूँ एंटर नंबर, एनी नंबर। अच्छा, तो हमने बताना क्या है, हमने बताना है कि अगर तो ये जो यूजर ने एंटर किया है नंबर, वेरिएबल क्या क्या नाम है NUM, अगर तो ये ग्रेटर देन हुआ 0 के, तो हम बताएंगे कि नंबर क्या है भाई, नम इज पॉजिटिव। ये समझेगा, सिंपल सा कंसेप्ट था। तो गाइस यहाँ पे मैं एक और चीज इस्तेमाल करूंगा, एल इफ। एल इफ मीन एल्स इफ, और यहाँ पे भी कंडीशन आएगी कि अगर नंबर लेस देन होगा 0 के, तो हम यहाँ पे प्रिंट शो करवाएंगे नेगेटिव, ठीक है, कि नंबर आपका नेगेटिव है। इसी तरह एक और हमारे पास लास्ट चीज आएगी एल्स, सेम वही चीज, और यहाँ पे हम शो करवा देंगे 0, क्योंकि गाइस यहाँ पे तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो नंबर ग्रेटर देन 0 तो वो पॉजिटिव, लेस देन 0 तो नेगेटिव, और अदरवाइज अगर वो ग्रेटर देन 0 भी नहीं और लेस देन 0 भी नहीं तो इट्स मीन के नंबर है ही 0। अब ये आपने समझना, यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन ऐड की है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो के होगी ही होगी, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों में से एक स्टेटमेंट चलेगी, तीनों में से एक, या तो ये प्रिंट चलेगा, या तो ये, या तो ये। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ही चलें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तीनों ही ना चलें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो चलें, सिर्फ एक चलेगा, या ये, या ये, या फिर ये। तो इसे हम बोलेंगे इफ, एल इफ। अब ये मैंने तीन कंडीशन, अब आपकी इससे भी ज्यादा हो सकता है, लाइक अगर हम ग्रेड सिस्टम की बात करें तो उसमें तो हमें 5-6 कंडीशन रिक्वायर है, कि अगर नंबर ग्रेटर देन है 90 के तो ग्रेड ए, नंबर ग्रेटर देन है 80 के तो ग्रेड बी, ग्रेटर देन है 70 तो ग्रेड सी। तो अब याद रखिएगा, इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, शुरू वाली इफ होगी और लास्ट वाली एल्स होगी। एल्स में कभी भी पैरेंथेसिस नहीं आती, कंडीशन नहीं आती, और ये जो दरमियान पे है ना, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस करती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा तो एल इफ ज्यादा हो जाएगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो एल इफ जो है वो कम हो सकती है। ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका सिनेरियो क्या है। तो चले इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो है ना एंटर एनी नंबर। लेट्स से अगर मैं 0 एंटर कर देता हूँ तो इट्स मीन जो है वो मुझे नहीं बताता, एरर आ चुका है। देखते हैं जी क्या एरर है। तो गैस बड़ा सिंपल सा एरर था, ये देखिए मैंने यहाँ पे नम नहीं था किया। ओके, तो ये मेरा बहुत बड़ा एरर था। अगेन इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर नंबर, अब मैं करता हूँ 0, तो वो बता रहा है 0। मैं अगेन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो लेट्स से मैं करता हूँ 4, तो बताता है नंबर इज पॉजिटिव। मैं अगेन इसे करता हूँ एग्जीक्यूट, तो मैं करता हूँ जी -3, तो मतलब जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर का भी बता रहा है, 0 का भी बता रहा है और पॉजिटिव का भी बता रहा है। चले अब नेक्स्ट स्टेप और मूव करते हैं। गैस ये था हमारा कंडीशन डिसीजन स्टेटमेंट्स। अब आएंगे हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट, अब आएंगे हमारी
रिपीटिशन, जिसे हम कहते हैं ना कि हमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है, अब हम गए उसकी बात करेंगे। तो इस सब को भी मैं अगेन एक दफ़ा क्या करता हूँ, कमेंट। लेट से यहाँ पे मैं प्रिंट लेता हूँ और प्रिंट हम करते हैं पाकिस्तान। ओके गाइस, तो मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको पता है मुझे पाकिस्तान लिखा मिल जाता है। अब इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट। तो मैं अगेन, तो अब आपको, अब देख रहे हैं मुझे 2 दफ़ा 2 टाइम पाकिस्तान लिखा मिल चुका है, अगेन 3 टाइम पाकिस्तान लिखा मिल चुका है। तो इस तरह अगर मेरा क्लाइंट मुझसे डिमांड करता है कि भाई मैंने 100 टाइम पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, तो सिंपल है कि मैं इसको कॉपी करता जाऊंगा, पेस्ट करता जाऊंगा, कॉपी करता जाऊंगा, पेस्ट करता जाऊंगा। बट आपको पता है जितने टाइम मैं कॉपी पेस्ट करूंगा उतने ही टाइम मुझे पाकिस्तान मिल जाएगा। लेकिन लेट से क्लाइंट कहता वो यार इसके आगे ना ये साइन भी लगाना था, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे हर किसी के आगे लगाना पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग, लेट्स से अगर मेरे स्पेल मिस्टेक हो जाती हैं, इसी तरह अगर हम जो है ना सही वाली प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कलर्स यूज करते हैं, तो क्लाइंट कहता है कि यार सबका कलर चेंज कर दो। तो आपको पता है रिपीटिशन से कितने सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, हमारे दिमाग की दही बन जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का एक ही हल है जिसे हम कहते हैं लूप स्टेटमेंट। ये रिपीटिशन है और रिपीटिशन के लिए जो हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज लूप। तो गैस लूप जो है ना हमारे पास फार लूप भी होती हैं, वाइल भी होती हैं, डू वाइल भी होती हैं। लूप की टाइप्स हैं हमारे पास बेसिकली। तो सबसे पहले मैं फार लूप की बात करता हूँ, तो फार के लिए एफ ओ आर, फार एज कीवर्ड इस्तेमाल होगा। इसके बाद आई, ये मेरा, इससे हम कहते हैं आइट्रेशन। तो ये वेरिएबल है जिसके थ्रू मैं आइट्रेट करूंगा। आई ये सिंटैक्स का पार्ट है, सिंटैक्स में आपने कभी मिस्टेक नहीं करनी। ओके जी, तो आई मेरा वेरिएबल है जिसके थ्रू मैं आइट्रेशन करूंगा। आगे इन, इनके बाद आएगी यहाँ पे गई रेंज। तो रेंज में पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने कहाँ से कहाँ तक चला। तो मैं कहूँगा कि भाई 0 से स्टार्ट हो गए कहाँ तक चलो, 5 तक। 0 से स्टार्ट होके 5 तक चलो, और कॉलन, और अगेन यहाँ पे इंडेंटेशन। तो मैं गैस यहाँ पे प्रिंट करूँगा किस चीज़ को, आई को। तो चले देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो आप लोग देख रहे हैं 0 से लेके 4 तक। एक सेकंड अगर मैं आपको करके दिखा सकूँ, तो ये देखिएगा 0 1 2 3 4। तो चूंकि 0 भी इंक्लूड था, 0 से लेके 4 तक, 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये लूप 5 टाइम चली है। 0 1 2 3 4, 5 टाइम ये लूप मेरी चली है। तो गैस आपने देखना ये है कि कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सबसे पहले फॉर लूप के पास आएगा, आई को इनिशियलाइज करेगा 0 से, और आई प्रिंट कर देगा। फिर वो आई में इंक्रीमेंट करेगा, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। और फिर रेंज चेक होगी, क्या 1 जो है वो लेस देन है 5 के, जी बिल्कुल ठीक है, फिर आई प्रिंट होगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। अब लेट से मैं यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैं आई ही प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पे कुछ और भी, अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखिएगा मैंने अब यहाँ पे पाकिस्तान प्रिंट किया, तो ये देखिएगा कि यहाँ पे 5 टाइम पाकिस्तान प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो है ना वो आइट्रेशन बच जाएंगी मेरी। सिंपल, अब ज़्यादा आइट्रेशन हो चुकी है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, लेट से अगर मैं यहाँ से करता हूँ जी, मैंने 5 2 चलना है 9, और यहाँ पे मैं आई लेता हूँ, तो ठीक है मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो ये 5 से स्टार्ट हो गया 8 तक आ चुका है। ठीक है, 5 to 9 का मतलब है कि 5 से स्टार्ट होगा और 8 तक आएगा। तो सिंपल ये फॉर लूप इंतहाई आसान और इंतहाई मजे की लूप है। अच्छा गैस, तो ये थी मेरे पास फॉर लूप। अब इसको मैं अगेन करता हूँ कमेंट, और अब हम मूव करेंगे वाइल लूप की तरफ। अच्छा, वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो सी लैंग्वेज के सिंटैक्स से बड़ा मिलता जुलता है। लेट से मैंने आई को इनिशियलाइज किया 0 से, इट्स ओके। अब मैं यहाँ पे वाइल पैरेंथेसिस, और मैं बताऊंगा कि आई लेस देन होनी चाहिए लेट से 10 के। ओके, यहाँ पे आएंगे कॉलन, कॉलन के बाद इंडेंटेशन का फिर आपने ख्याल रखना है। देन जी यहाँ पे करते हैं प्रिंट। प्रिंट गाइस हम कर रहे हैं आई को, और ओके ठीक है जी, और आई को हम करेंगे प्लस प्लस। तो ज़रा इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं भाई क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम में तो एरर आ चुका है। एरर किस चीज़ का, एक मिनट एक मिनट, मैं करता हूँ आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो अब हम चलाते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं। ठीक है जी, तो आई प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 करना पड़ना था। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो लूप है ये कहाँ से कहाँ तक चली है मेरी गाइस। आप देखिएगा 0 से लेके
0 से लेके 8 तक चली है, सॉरी 0 से लेके 9 तक। अब देख रहे हैं 0 से लेके 9 तक 10 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह अगर मैं आई को इनिशियलाइज करता हूँ 6 से, ठीक है, अब मैं इस लूप को एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखिएगा क्या सीन होगा। 6 7 8 9 मतलब 6 से स्टार्ट हो रही है और जो है 9 तक जा रही है। अगर मैं इसमें 7 इक्वल टू भी ऐड कर देता हूँ तो अब 10 भी इंक्लूड हो सकता है। ओके जी, अभी देखिएगा 6 से लेके 10 तक अगर मैं इक्वल टू लगा दूँ 7 10 भी इंक्लूड हो चुका है। और चूंकि प्रिंट मैंने आई का लिया और आई ही प्रिंट। अब कंपाइलर कैसे रीड करता है इस चीज को, अगेन इस बात को समझिएगा। कंपाइलर कैसे रीड करता है, कंपाइलर सबसे पहले इस लाइन को रीड करेगा और वो एक मेमोरी में वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जिसका नाम होगा आई, और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करेगा 6 की। आई को डिक्लेयर करके वैल्यू देगा उसे 6 की। इसके बाद कंपाइलर वाइल में आएगा तो वो देखेगा आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में 6 पड़ा हुआ है सबसे पहले। तो वो देखेगा क्या 6 लेस देन है 10 के, तो इट्स मीन कि ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, 6 लेस देन है 10 के। अब अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर इसकी बॉडी में आएगा। और गाइस अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंपाइलर इन दोनों स्टेटमेंट को, ये इंडेंटेशन से आपने ख्याल रखना है, ये इंडेंटेशन बताती है आपको। तो इट्स मीन के कंपाइलर इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करेगा और प्रोग्राम आपका एग्जिट हो सकता है। ओके, तो लेट्स से 6 लेस देन 10 के, तो कंडीशन ट्रू है। अब ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो कंपाइलर इसमें जो इंडेंटेशन थी उसको देखते हुए इसकी बॉडी में आएगा, ये वाइल की बॉडी है। अगर हम बात करें ना सी में, तो आपको पता है सी में ये सीन होता है कि जी लेट्स से सॉरी करली ब्रेस का जी, यहाँ से करली ब्रेस स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे करली ब्रेस एंड हो रही है। तो भाई जी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इन करली ब्रेसेस पे जितनी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इन करली ब्रेसेस पे जो भी स्टेटमेंट है 10 है 12 है कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पे इंडेंटेशन से फर्क होगा, यहाँ पे हम लोग जो है ना इन करली ब्रेसेस को नहीं लेते, यहाँ पे हम क्या लेते हैं इंडेंटेशन और कॉलन, जो इस चीज को क्या करते हैं मेक श्योर करते हैं। ओके जी, ओके। तो मैं अगेन इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, ठीक है, बड़ा बेहतरीन ये प्रोग्राम चलता नजर आ रहा है। आई 6 से स्टार्ट हो रहा है, आई इसको हम बोलेंगे कि आई क्या टर्मिनेशन पॉइंट बोलते हैं, ये टर्मिनेशन पॉइंट है, टर्मिनेट कंडीशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन, सॉरी इनिशियल आई की इनिशियल वैल्यू, इसे हम बोलेंगे टर्मिनेशन कंडीशन, और इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। तीन चीजें लूप में होंगी, इनिशियल स्टेटमेंट, टर्मिनेट स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं आई को करता हूँ 9, ओके जी, और गैस यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई ग्रेटर देन होना चाहिए किसके जी, 0 के, और यहाँ पे मैं करता हूँ आई -1। तो अब जरा देखिएगा ये लूप रिवर्स काम करेगी। ओके, मतलब देखिए ना ऊपर ये जरा लूप देखिएगा, ऐसे भी काम हो सकता है, यानी कि 9 के बाद 8 7 6 5। तो ये आप जो है ना आप लूप को रिवर्स भी चला सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा गाइज यहाँ पे मैं एक और काम करने लगा हूँ, इसे जरा ध्यान से मैं करता हूँ आई इक्वल टू -1, और मैं कहता हूँ आई जो है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 0 के, और आई को गाइस मैं करता हूँ i+1। जरा इस बात को जरा समझिएगा गाइस, मैंने क्या किया, मैंने आई को -1 से इनिशियलाइज किया और मैंने बोला कि आई लेस देन और इक्वल टू हो 0 के और आई में इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसको मैं जरा रन करता हूँ, बड़े ध्यान से आपने देखना है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो स्टेटमेंट आई है, -1 और 0, क्योंकि शुरू में आई -1 था, तो क्या -1 लेस देन है 0 के, इट्स ओके प्रिंट हो गई। फिर मैंने आई को इंक्रीमेंट किया, फिर 0 के बराबर भी। अच्छा, सो इसी तरह गाइस मैं यहाँ पे करता हूँ आई इक्वल टू i-1। ओके जी, तो इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये लूप इन्फिनिट टाइम तक चलेगी, इन्फिनिट टाइम तक, क्या कि अब ये चलती जाएगी, ये लूप ब्रेक नहीं लेगी। और अक्सर अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने लूप को इन्फिनिट टाइम चलाना है तो कैसे चलाएंगे। तो ये आप जरा देख लीजिएगा, ये लूप इन्फिनिट टाइम कैसे चल रही है, इस फंडे को समझिएगा। ये भी जो कि ये लूप का कंसेप्ट आपको ऐसे समझ आएगा। लूप को मैंने आई को इनिशियलाइज करवा दिया -1 से, और मैंने बोला कि -1 जो आई है वो लेस देन होना चाहिए 0 के, और आई को मैं डिक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। अब ये देखिएगा कि इसका जो टर्मिनेट पॉइंट है कभी आना ही नहीं, मतलब आई -1, ठीक है, इसके बाद आई प्रिंट होके फिर -1 -2 हो जाएगा। और क्या -2 लेस देन है 0 से, नहीं। अच्छा,
तीसरी दफा -3 हो जाएगा। इधर लूप देखिए कैसे चलती है, फिर -4 होगा, फिर -5, फिर -6, और ये चलता, और ये कभी इसका टर्मिनेट पॉइंट आना ही नहीं है। यानी इस लूप का टर्मिनेट पॉइंट कभी भी नहीं आना। और एक लिमिट आएगी कि मेरी रैम सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो फिर जाके ये प्रोग्राम जो है ना वो क्रैश कर जाएगा मेरा। अभी तक तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पता नहीं लामहाला कहाँ तक जाएगा, कोई ब्रेक नहीं। ये मैंने इन्फिनिट टाइम लूप को चला दिया। तो आई को -1 से इनिशियलाइज करके लेस देन इक्वल टू 0 करके, और आई को आप डिक्रीमेंट करते जाएंगे, तो गाइस क्या होगा, आपकी लूप इन्फिनिट टाइम चलती जाएगी। ओके गाइस, इस प्रोग्राम को हम बिल्कुल ठीक करते हैं। मैं आई को 0 से ही इनिशियलाइज करता हूँ, लेस देन इक्वल टू करता हूँ 10 के, और प्लस। ओके, इसको ठीक करते हैं जी। अब ये गाइस प्रोग्राम जो है ना मेरे हाथ से बाहर जा चुका है, इसको बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है ना इस VS कोड को ही दोबारा करना पड़ेगा ओपन। ओके जी, ये हमारे हाथ से बाहर जा चुका था। ओके, इसको रन करते हैं। ओके, तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पता क्या करता हूँ, देखिएगा, मैं यहाँ पे ना अगेन मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि इंडेंटेशन का अपना खास ख्याल रखना होता है। तो लेट्स से यहाँ पे ना मैं क्या एक और इफ कंडीशन लगाता हूँ, मतलब वाइल के अंदर मैं इफ लगाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि अगर आई इक्वल टू हो जाए फिफ्थ के, तो आपको पता है इसके आगे भी कॉलन लगती है, हम इफ समझ चुके हैं इंडेंटेशन। तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब इधर ब्रेक स्टेटमेंट को समझना होगा क्या कि कंपाइलर इस लूप को चलाएगा कि आई को 0 से इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन देखेगा, अगर ट्रू होगी तो ये चार स्टेटमेंट वाइल की बॉडी में आती हैं। अगर तो वाइल ट्रू होगी तो ये चारों स्टेटमेंट चलेंगी, अगर वाइल ही फॉल्स होगी तो आपकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ओके, तो जब ये वाइल ट्रू होगी तो कंपाइलर प्रिंट कर देगा 1 को, और वो देखेगा कि ये देखेगा जब ये 1 5 के बराबर होगा तो ब्रेक, ब्रेक मीन कि अब वाइल एंड कर दो। यानी कि ये वाली जो हमारी लूप है ये 0 से 5 तक चलेगी, इससे आगे ब्रेक हो जाएगी। तो जब ब्रेक हो जाएगी तो कंपाइलर क्या होगा, वो वाइल की बॉडी से ही बाहर आ जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट 0 से लेके हमारी कहाँ तक चलेगी, 5 तक। इसको जरा देखते हैं, ये जरा देखिएगा 0 1 2 3 4 5, 5 से आगे नहीं गया क्योंकि 5 के बाद मैंने ब्रेक कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना 7, तो इसमें कि 7 तक चलेगी। अब ये 7 के बाद ब्रेक हो चुकी है। ओके, इस तरह गाइस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 8, चले 8 नहीं 4 कर देते हैं ना, तो अब ये 4 तक चलेगी। 4 के बाद क्या हो जाएगी, ब्रेक। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट पर आने का समझाने का मतलब ये था कि जब मेरी डिजायर आउटपुट आ जाएगी, ये मेरी डिजायर आउटपुट है, तो जब हमारी डिजायर आउटपुट आ जाएगी तो हम लूप को वहीं पे एंड कर सकते हैं, जहां पे हम चाहते हैं हम लूप को वहीं पे एंड कर सकते हैं। अच्छा, तो लूप समझने के बाद गाइस, लूप समझने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की मूव करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, दैट इज फंक्शन। फंक्शन आपको पता बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। फंक्शन को समझना और फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड कि जो हमारी रिपीटिशन को कम करता है, और ये ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि अनटिल अनलेस हम उसे कॉल नहीं करते तो ये नहीं चलता। तो गाइस, आज की डेट में आज की डेट में हम प्रेफर करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को, मॉड्यूल, ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें मॉड्यूल हो। तो जो हमारे मॉड्यूल है ये फंक्शन के ही कारण पॉसिबल है, फंक्शन के ही कारण हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को जो है पॉसिबल बना सकते हैं। तो जो फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, आपने सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखना है। तो इसका सिंटैक्स है DEF। ओके, DEF से लेके आगे हम चलेंगे फंक्शन का नेम। तो कोई भी फंक्शन कर ले, मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फंक्शन का नाम रखा है, और फंक्शन में याद रखिएगा कि पैरेंथेसिस मस्ट है। पैरेंथेसिस के बिना फंक्शन की डेफिनेशन पूरी हो ही नहीं सकती, हर फंक्शन में पैरेंथेसिस मस्ट होगी। ओके जी, इसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना, और प्रिंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माय फर्स्ट फंक्शन। ओके, जो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने रन किया तो कुछ भी नहीं हुआ।
क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब तक फंक्शन कॉल ना किया जाए फंक्शन हमारा काम नहीं करता। तो ये कॉल ऐसे होगा। फिर अगेन शो, अब ये फंक्शन को हमेशा उसके नाम से कॉल करते हैं। तो गैस आप लोग देख रहे हैं माय फर्स्ट फंक्शन। अब फंक्शन का फायदा क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो देखिएगा। कंट्रोल सी से कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ भला, ये देखिएगा 3 टाइम फंक्शन रिपीट हो रहा है। ये जितनी दफा फंक्शन कॉल करेंगे उतने ही टाइम फंक्शन आपका भी रिपीट होगा। फंक्शन की खूबसूरती है। अब यहाँ पे जितनी मर्जी आपकी जो है ना वो कोडिंग हो, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स हो, इंस्ट्रक्शंस हो, वो रिपीट होंगी। तो ये हमारी रिपीटिशन को कम करता है। रिपीटिशन को ऐसे कम करता है कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, काफी बड़ा लेंथी फंक्शन। अब उस फंक्शन को मुझे बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी एग्जांपल ऐसे लेंगे। ये बेसिकली फंक्शन जो है ना उसकी डेफिनेशन है और ये फंक्शन की कॉलिंग है। फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। तो गाइस हमारे पास ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिन पे हम पैरामीटर पास करते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे एक फंक्शन लेता हूँ जिसका नाम है सम, और इसमें हम चाहते हैं कि हम जो है पैरामीटर पास करें, लाइक कह लें एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे मैं करूँगा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये बात और ये कहानी समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पे मैं करूँगा z प्रिंट। प्रिंट मैंने क्या लिया, z लिया। तो फंक्शन का नाम मैंने गाइस चेंज किया, और मैंने किया था सम, और इसको मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा। एक में मैं 3 कर देता हूँ कामा, और एक में मैं 6 कर देता हूँ। तो फंक्शन हम चलाते हैं 9। समझ आ रही है। अब ये क्या हो रहा है और क्या सीन चलता है, कैसे चल रहा है, इस बात को समझिएगा कि सबसे पहले याद रखिएगा मेरी एक बात याद, कंपाइलर इसको ट्रांसलेट नहीं करता। कंपाइलर फंक्शन कॉल को ट्रांसलेट करता है। फर्स्ट नंबर पे कंपाइलर क्या करता है, जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं उसे ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर इसके पास आएगा, वो बोलेगा कि भाई ये सम तो फंक्शन का नाम है क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस इस्तेमाल हुई है। वो देखेगा कि इस फंक्शन में पैरामीटर भी पास हो गया है, कि ये सबसे पहले 3 पास आउट हुआ है और उसके बाद 6। तो 3 को वेलकम करेगा। ये आपने सीक्वेंस देखना होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर जिसको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं, इनका सीक्वेंस देखना है। तो 3 एक्स के पास जाएगा, 6 वाई के पास जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 6 9, ये 9 जाएगा जी के पास, और जी को मैंने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब लेट से मैं अगेन इसी सम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं करता हूँ 6 और 8। फिर मैं अगेन इस सम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ 1 और यहाँ पे 3। देखिएगा 9 14 4। इसका फायदा पता क्या होगा, कि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन बना ली हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, डिफरेंट वैल्यू से मुझे आंसर मिल गया। मैंने सेकंड टाइम भी इसी फंक्शन को कॉल किया, और मैंने थर्ड टाइम भी इसी फंक्शन को कॉल किया। तो गाइस मजे की बात है, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने एक दफा बता दी, ये फैक्ट्री नहीं जा सकती फैक्ट्री। और उसके बाद आपको पता है माल निकालते जाते हैं, तो मैं वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, फंक्शन कॉल करता जा रहा हूँ। कितना बड़ा बेनिफिट, इसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। यही तो है कि इसने हमारी मेरी रिपीटिशन किस सेंस में कम की, कि ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट थी ये मुझे हर दफ़ा रिपीट करनी पड़नी थी, हर दफ़ा फिर लिखनी पड़नी थी। तो मेरा ये जो है ये मुश्किल मेरी आसान हो चुकी है। ओके, तो फंक्शन में हम पैरामीटर भी पास करते हैं और फंक्शन हमें रिटर्न भी करता है। मिसाल के तौर पे फंक्शन आपको रिटर्न कैसे करता है, मैं करता हूँ मैं गाइस ये करता हूँ, मैं इसे करता हूँ प्रिंट ऐसे। एक सेकंड, देखते हैं जी कि हम ठीक भी जा रहे हैं कि। तो मैंने प्रिंट में मैंने गाइस क्या किया, मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, मैंने कॉल कर दिया। प्रिंट पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट चूंकि मैंने यहाँ पे ले लिया, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमेशा रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न किसे, जी को। तो देखते हैं जी इसे अब की दफा चला के। ठीक है, मुझे 9 आंसर मिल चुका है। सबसे पहले कंपाइलर इसे चलाएगा, तो वो प्रिंट में देखेगा कि भाई प्रिंट के अंदर एक फंक्शन कॉल होगा। कंपाइलर क्या देखेगा, प्रिंट के अंदर फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है सम। वो इस फंक्शन के पास आएगा, इसको 2 मैंने पैरामीटर पास आउट किए हैं, वो इन पैरामीटर को यहाँ पे वेलकम करेगा, उन पे एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये जी में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, और जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी उसको क्या करवा लिया जाएगा, प्रिंट। अगेन सुने, कंपाइलर सबसे पहले प्रिंट के पास आएगा, प्रिंट में देखेगा सम फंक्शन की तरफ जाएगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, रिटर्न कर देगा, जहां से वो कॉल हुआ था वहां पे वैल्यू रिटर्न करेगा, और फिर वो वैल्यू जो है वापस कर दी जाएगी। इसका एक आसान तरीका ये भी हो सकता था
कि मैं इसको ऐसे कर लूँ, यहाँ पे हम लेते हैं COL कॉल इक्वल टू ये चीज़, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ किसको, कॉल को। तो ये भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कई तरीके हैं। अब यानी कि फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है और जो फंक्शन v में वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस COLL को करेगा, और उसको मैंने प्रिंट कर लिया। तो ये भी कई मेथड, कई तरह के मेथड आपके पास हो सकते हैं, बड़ी सिंपल है प्रोग्रामिंग, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट थोड़ा सा आपने देखना होता है कि कंपाइलर कैसे काम करता है, हल्का सा आपने समझना होता है कंपाइलर के काम करने का तरीका, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। वन थिंग मोर गाइस, फिर हम इसे वेट अप करते हैं। ये देखिए, मैं फंक्शन को ऐसे भी वैल्यू पास आउट कर सकता हूँ। लाइक आप ऐसे करें, ए लेता हूँ, ए इक्वल टू इनपुट, और मैं यूज़र को बोलता हूँ एंटर ए नंबर, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैंने किया बी। ओके, तो यहाँ पे अब गाइस मैं पास आउट करता हूँ ए और बी, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि अब आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी टाइप कास्टिंग भी आप साथ कर सकते हैं। इसको भी हम चला के भी देखेंगे ताकि हम कोई ना मिस्टेक ना कर दें। मैं इसको भी ये मैंने टाइप कास्टिंग किया शुरू में, मैंने आपको बता दिया होगा कि जब हम दो नंबर ऐड करते हैं तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, सही है ना। तो चलिए इसको चलाते हैं, जरा देखते हैं जी। एंटर नंबर, वो मुझे मैं करता हूँ 4, फिर एंटर नंबर मैं करता हूँ 3, और आंसर मिल गया मुझे 7। तो मैंने दो नंबर ऐड किए बाय यूजिंग फंक्शन। आप देख रहे हैं मैंने यूजर से दो नंबर ले लिए, फंक्शन कॉल किए, फंक्शन को मैंने पैरामीटर पास किए, जब फंक्शन को पैरामीटर पास होंगे तो ये प्रोसेस होगा और ये मुझे वैल्यू रिटर्न मिल जाएगी, सही है ना। तो इंतहाई सिंपल प्रोग्रामिंग है। अब हम क्या करेंगे, हमने फंक्शन पा लिया, अब गए हम एक नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे जो कि इंतहाई सिंपल और इंतहाई आसान। नेक्स्ट स्टेप पर गए थे हमारे पास स्ट्रिंग, प्रॉपर स्ट्रिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं अगेन सब लाइन ऑफ कोड को क्या करता हूँ, कमेंट। कमेंट मीन के ना होने के बराबर है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं लेता हूँ नेम इक्वल टू माई नेम इज सुबैर, ओके। और इसको हम करवा लेते हैं प्रिंट, चले, माई नेम इज सुबैर। अगर अब ये देखिएगा, मैं लेता हूँ ब्रैकेट और ब्रैकेट में लेता हूँ 0, प्रिंट, जस्ट एम मिला है। अगर मैं लेता हूँ ब्रैकेट और यहाँ पे मैं लेता हूँ 1, प्रिंट, तो मुझे वाई मिला है। यानी कि ये स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है, जरा देखिएगा। इसका मतलब होता है 0 इंडेक्स, इसका मतलब होता है 1 इंडेक्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2, साथ साथ देखते जाइए ताकि हमारा कंसेप्ट स्पेस, ये 2 ये है स्पेस, इसलिए अगर मैं 3 करूँगा तो मुझे मिलेगा एन, एन मिल गया, ओके। मैं 4 करूँगा तो मुझे मिलेगा ए मिल गया। अच्छा चलें, थोड़ा सा मज़ीद अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर मैं गैस करता हूँ 4 कॉलन 6, चलें 4 कॉलन 7 करेंगे तो मुझे पता क्या मिलेगा, ये देखिएगा, ये 1 है, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 है, ये 1 है, स्पेस 2 3 4। तो मुझे सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट मिलेगा वो मिलेगा ए। अच्छा, ये 5th, ये 6 और 6 तक जाएगा, ठीक है। AME शो होगा हमें, AME, समझ पा रहे हैं, AME। यानी कि 4th ये था, 5th ये था, 6th ये था, और 7th भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरीके से। अच्छा, अब हम और क्या कुछ कर सकते हैं इसके साथ। अगर मैं ये करता हूँ LEM, गैस में क्या करता हूँ LEM, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे पता क्या मिलेगा, 17। 17 का मतलब क्या है कि भाई इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना वो 17 है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17, ओके। तो ये 17 उसने मुझे पूरी इसकी लेंथ बता दी है। इसके अलावा मजीद हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। वो फंक्शंस लेट से जी मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा केस इक्वल टू नेम डॉट अपर,
जैसे ही गाइस मैं करता हूँ नेम डॉट अपर, यहाँ पे मैं करूँगा केस। अब चलाते हैं, तो ये सारे करेक्टर्स को क्या करता है देखेगा, उसने अपर केस कर दिया माय नेम इसमें। इसलिए अगर मैं यहाँ करता हूँ नेम डॉट लॉर, तो वो क्या करेगा, सब कुछ क्या कर देगा, लोअर कर देगा। इसके अलावा गैस कुछ बड़े मज़े के जो है हमारे पास यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। नेट से मैं करता हूँ नेम डॉट रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा, ये मुझसे दो आर्गुमेंट लेगा, ये बोलेगा किसको रिप्लेस करना है, मैं बोलूँगा एम को रिप्लेस करना है। वो बोलेगा किसके साथ करना है, मैं बोलूँगा आई के साथ करना है। तो जिधर जिधर एम है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आई देखेगा। जिधर जिधर एम है, लाइक इधर भी आई हो जाएगा और इधर भी आई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिएगा जिधर जिधर एम था उधर उधर आई हो चुका है। सो इस तरह अगर मैं चाहता हूँ भाई, मैं कहता हूँ जी को बदल दो आई टी के साथ, तो देखिएगा जिधर जिधर जी था ना, देखिए ये आई टी यू बी ए आई आर आ चुका है। सही है, तो इस तरीके से मैं ये भी, ये चूंकि स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस हमें मिल चुके हैं, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के। तो अब मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं अगेन इनको भी कमेंट कर देता हूँ, नेम माय नेम इज जुबैर। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ये। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक लेता हूँ मार्क्स के लिए, और मार्क्स मैं लिखता हूँ 1100। अब गैस मैं करने के वाला हूँ, ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं स्ट्रिंग का तरीका आपको बताता हूँ। तो मैं आउटपुट यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया आउटपुट। आउटपुट में मैं क्या करूँगा, ये देखिएगा, मैं करता हूँ माय नेम इज, और माय नेम इज के बाद मैंने यहाँ पे ले ली कर्ली ब्रेसेस, एंड मार्क्स इज, और मार्क्स के बाद भी गाइस मैंने यहाँ पे ले ली कर्ली ब्रेसेस। सही है, तो इसके अब मैं इन्वर्टेड कामा से बाहर आके यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मेट। क्या लिखूंगा गाइस, यहाँ पे फॉर्मेट लिखूंगा, फॉर्मेट में पैरेंथेसिस आएंगी, तो फर्स्ट नेम कामा मार्क्स। पहले इसे चला लेते हैं, फिर देखते हैं कि जो है ना वो क्या सूरत हाल है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटपुट, तो चलाते हैं जी। देखिए माय नेम इज आगे जुबैर एंड मार्क्स इज, अच्छा एक सेकेंड जरा, मार्क्स ऐसे अब ठीक होगा। हाँ जी, माय नेम इज जुबैर एंड मार्क्स इज 1100। तो बेसिकली मैंने आउटपुट को फॉर्मेट कर दिया। कैसे, ये नेम में मैंने नाम रखवा दिया और मार्क्स मैंने इस वेरिएबल में रखवा दिया। और आउटपुट का तरीका मैंने ये अडॉप्ट किया, मैंने कहा भाई आउटपुट ऐसे होनी चाहिए, माय नेम इज करली ब्रेसेस। अब ये करली ब्रेस में जो फॉर्मेट का पहला, फॉर्मेट में पहला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को पिक करेगा, इसलिए उसने यहाँ पे करली ब्रेसेस में ये वैल्यू पिक कर ली। नेम के अंदर जुबैर था, उसने नाम जुबैर प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने बोला एंड, फिर आगे एंड स्टार्ट हो गया, मार्क्स इज, फिर करली ब्रेस थी, चूंकि ये सेकंड करली ब्रेस था, और यहाँ पे वो सेकंड वेरिएबल को देखेगा, और उसकी जगह उसने मेरी आउटपुट बड़े ही कमाल से एडजस्ट कर दी। तो इस तरीके से गाइस ये हमारे पास थी स्ट्रिंग। अब लास्ट कंसेप्ट आज की इस वीडियो का, डेट इज लिस्ट, जो कि इंतहाई आसान, सिंपल और इंतहाई मजे का कंसेप्ट। अच्छा, तो गाइस अब हम बात करेंगे पाइथन में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट के लिए आपने लिस्ट का नेम बता देना, कोई भी बता सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। लिस्ट इक्वल टू, अच्छा लिस्ट को डिफाइन करने का तरीका ये होगा कि आपने जो ब्रैकेट्स हैं, जिनको आप लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, ब्रैकेट्स आपने लेनी है। इसके अंदर अब आप बताएंगे वैल्यूज। बेसिकली ये जैसे हम पढ़ते हैं ना सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में अरे, तो ये आप इसको अरे का ही अल्टरनेटिव समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस भी है, इसमें एक और एडिशन भी है जो कि इंतहाई कमाल की चीज़ है, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेट्स से मैं कुछ वैल्यूज जो हैं गाइस इसमें स्टोर कर लेता हूँ, जैसे हम अरे में करते हैं, हम कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, बट सेम डेटा टाइप्स, लेकिन इसमें डेटा टाइप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके। तो चलिए मैंने जो है ना वो 4 वैल्यूज ले ली हैं, और लिस्ट को मैंने गाइस डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करते हैं हम लिस्ट को, नाम नहीं आपने बोलना, ओके जी। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं आपको लिस्ट यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा, अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा था कि लिस्ट की खूबसूरती क्या होती है लिस्ट में, ये देखिएगा। अब मैं लिस्ट में, अब अगेन इसको,
ये देख रहे हैं। अच्छा, अरे में ये चीज नहीं होती, ये चीज सिर्फ लिस्ट में होती है। अरे में हम कहते हैं सेम डेटा टाइप्स आती हैं, आपको याद होगा। उसमें अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो सारे का सारा डाटा इंटीजर ही होगा। अगर हम करेक्टर ले रहे हैं सारा डाटा करेक्टर होगा, या स्ट्रिंग होगा, या फ्लोट होगा। बट इसमें मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स को भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं लेट से फ्लोट कर लेता हूँ। ओके जी, तो लिस्ट मेरी बिल्कुल अब देखिए फ्लोट के साथ भी वर्क कर रही है। तो ये मैंने लिस्ट को गाइस क्या किया, डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिस्ट को आउटपुट में ले लिया। अच्छा, अब मजीद कुछ ऑपरेशन है जो हम लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से गाइस, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, जैसे हम करते हैं ना करेक्टर का, तो मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ मैंने 0, इट्स मीन कि सिर्फ मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी 34। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो मुझे क्या मिलेगा, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू देखिएगा 56। अगर मैं करता हूँ 4, तो मुझे 4 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ई एस टी लाइन देखना, 0 1 2 3 और 4। मतलब ये कुछ फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं लिस्ट पे कोई वैल्यू, लिस्ट डिफाइन करने के बाद मैं चाहता हूँ कोई वैल्यू ऐड हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं कर सकता हूँ लिस्ट डॉट अपेंड। तो जो भी वैल्यू मैंने अपेंड करनी है, मैं यहाँ पे लेट से 100 देना चाहता हूँ। ओके, तो मैं इसके बाद अगेन प्रिंट लेता हूँ। पहले तो मैंने प्रिंट ले लिया, अब मैं फिर प्रिंट लेना चाह रहा हूँ, और लिस्ट का ही। तो अब क्या होगा गाइस, ये जो 100 है ना, ये मेरी लिस्ट के एंड पे यानी कि 45.2 के बाद ऐड हो जाएगा। ये देखिएगा, समझ आ रही है इस चीज़ की गाइस आपको। लिस्ट मेरी नज़र आने लगी है मुझे। ये मेरी नेक्स्ट लेटेस्ट आउटपुट थी कि मैं लिस्ट में वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, अपेंड भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक काम और भी कर सकता हूँ। एक और फंक्शन मैं आपको यहाँ पे ना, मैं लिस्ट करता हूँ, डॉट अपेंड तो हमने यूज़ करें, बट मैं लिस्ट डॉट इंसर्ट यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट में ना गाइस, मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, यानी कि पोजीशन भी बताऊंगा। लेट्स से मैं बताता हूँ 1 तो अब क्या होगा कि 100 ऐड होगा फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे। ये मैंने इंडेक्स नंबर बताया। चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। गाइस देख रहे हैं, 34 के बाद 100 आया, और ऊपर ये मेरी लिस्ट देखिएगा, यानी कि मैंने इंडेक्स बताया था 1, तो 1 इंडेक्स पे 100 ऐड हो चुका है। बाकी एक एक इंडेक्स नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 बताता हूँ, तो अब 100 स्टार्ट पे आ जाएगा। देख रहे हैं 100 कहाँ पे आ चुका है, स्टार्ट पे आ चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4 बताता हूँ, तो अब 104 पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैं लिस्ट डॉट इंसर्ट भी यूज कर सकता हूँ। इस तरह कैसे, अगर मैं अपनी लिस्ट में से कोई चीज रिमूव करना चाहूँ, तो मैं लिस्ट डॉट रिमूव, लिस्ट डॉट रिमूव भी हम कर सकते हैं जी। रिमूव किसको करना, मैंने 56 को रिमूव करना। लेट्स से चलें 56 रिमूव हो चुका होगा। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। लिस्ट डॉट रिमूव 61। हाँ, तो गाइस आप लोग देख रहे हैं 56 जो है वो रिमूव हो चुका है, लेकिन ये चूंकि 56 2 टाइम था, इसलिए 1 टाइम रिमूव हो चुका और 1 टाइम नजर आ रहा मुझे। लेट्स से मैं यहाँ पे ना, अब जरा देखिएगा 57 कर देता हूँ, तो आपको पता है 56 आपको नजर नहीं आ रहा। ये देखिएगा, ये 56 रिमूव हो चुका है। इसी तरह मैं करता हूँ लिस्ट डॉट रिमूव 23 करता हूँ, जरा देखिएगा, तो 23 मेरा रिमूव हो चुका है। तो आप लिस्ट में से कोई भी आइटम जो है रिमूव कर सकते हैं। अच्छा गाइस, इसी तरह आप लिस्ट डॉट पॉप भी कर सकते हैं। लिस्ट डॉट पॉप ऐसे होगा। और आपको पता है, अगर आपने स्टैक पढ़ा हुआ है, तो पुश एंड पॉप का कंसेप्ट आपको पता है। पॉप के अंदर हम कोई भी जो है ना पैरामीटर पास आउट नहीं कर सकते। लिस्ट डॉट पॉप करके देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो गाइस एंड से वैल्यू डिलीट होगी, पॉप करने से 45.2 जो है ना वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं अगेन पॉप करता हूँ, मैं 2 टाइम पॉप करता हूँ, जरा देखिएगा, तो अब देखें ASD भी रिमूव हो चुका है। 1 बाय 1 करके एलिमेंट रिमूव होते जाएंगे। मैं अगेन लिस्ट डॉट पॉप करता हूँ, अब ये देखिएगा, हाँ जी ठीक है, 57 भी रिमूव हो चुका है। तो लिस्ट डॉट पॉप भी कर सकते हैं, लिस्ट डॉट आप रिमूव भी कर सकते हैं, लिस्ट डॉट इंसर्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लिस्ट डॉट अपेंड भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर आप चाहें तो लिस्ट को डेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस, आप लिस्ट डॉट क्लियर फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर देखते हैं लिस्ट डॉट क्लियर के बाद क्या होगा। मैं अब आउटपुट लेता हूं, तो आउटपुट लिस्ट मेरी एम्प्टी हो चुकी है। ओके गाइस, लिस्ट में जितनी वैल्यूज थी वो सारी मेरी
एम्प्टी हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं लिस्ट कर देता हूँ डल, ये भी कर सकता हूँ, तो मेरी लिस्ट ही डल हो चुकी है, अब मेरी लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, तो मैं मुकम्मल लिस्ट को भी डिलीट कर सकता हूँ। लिस्ट को हम एम्प्टी भी कर सकते हैं, लिस्ट को हम गाइस क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। होपफुली गाइस आपको लिस्ट का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। पाइथन में एक और छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम होता है, जरा देखिएगा एक सेकंड। चलिए गाइस मैं एक ना आपको चीज दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ, सॉरी गाइस, ठीक है। टाइप ऑफ लिस्ट का मतलब क्या है कि वो मुझे ना बता रहा है कि इसकी जो क्लास है वो लिस्ट है। ओके, चलिए मैं इसी तरह आपको बताता हूँ। मैं लेट से ना एक लेता हूँ, ये मैं जरा टाइप का कीवर्ड आपको समझा दूँ। अभी मेरे सामने इसका जिक्र हो रहा है। मैंने एक वेरिएबल लिया जिस पे वैल्यू स्टोर करवाई, इंटीजर। तो मैं अब क्या करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए, आपको मैं इसके आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, वो बताता है इसकी क्लास इंट है। ठीक है, मतलब इसकी क्लास वो क्या बता रहा है, इंटीजर है। बट मैंने जब लिस्ट की टाइप ली तो उसने मुझे बता दिया कि ये क्लास है लिस्ट। अच्छा, ये चीज मतलब टाइप का मतलब होता है कि लेट से, चले मैं आपको अभी एक और चीज ऑब्जर्व करवाता हूँ। अगर मैंने लेता हूँ ना यहाँ पे करेक्टर, तो मैं अगेन लेता हूँ, तो वो देखिए वो बता रहा है इसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग है। समझ रहे हैं इस चीज को, यानी कि मुझे क्लास बताता है, डाटा टाइप बताता है, ये मतलब है भाई इस बात का। मैं 4.5 करता हूँ, देखिएगा वो बता रहा है फ्लोट है। समझ रहे हैं इस चीज को ना, तो ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाना चाहा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर देखिएगा, ठीक है, मैंने वो ब्रैकेट्स हटा के क्या यहाँ पे कर दिया, पैरेंथेसिस कर दिया। चले, तो अब मुझे क्लास बताता है टप्पल, यानी कि जस्ट जो है ना, लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, तो टप्पल भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। फर्क क्या है कि वो मैंने ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस में कन्वर्ट किया, लेकिन उसकी क्लास चेंज होगी, टप्पल बन गई। तो अब बिल्कुल जो जो अभी जो मैंने पीछे आपके जितने फंक्शंस परफॉर्म किए थे ना लिस्ट पे, वही सब कुछ परफॉर्म होगा किस पे गाइस, टप्पल पे। वही सब कुछ परफॉर्म होगा टप्पल पे। लेट्स से मैं अगर मैं करता हूँ ना 2, तो मुझे सिर्फ एक वैल्यू नजर आएगी। अब टाइप को भूल जाए, अब ये मैंने टाइप यहाँ से रिमूव कर दी। ओके जी, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ, चलिए अब ठीक है। देखिए मुझे 23 उसने बता दिया, ठीक है, यानी कि 0 1 2। अगर मैं ऐसे करता, अब ये टप्पल है, वैसे नाम इसका लिस्ट में रखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली है क्या गाइस, अब ये टप्पल बन चुकी है। अब उसने मुझे सारी टप्पल शो करवा दी। टप्पल में एक चीज होगी कि लिस्ट में हम क्या कर सकते थे गाइस, चेंज कर सकते थे वैल्यूज। लिस्ट में हम वैल्यूज अपनी चेंज कर सकते थे, लेकिन टप्पल में हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये कैसे, मैं अगेन चलता हूं। मैंने दोबारा लिस्ट बना दी है। अब मैंने जो कि आपको कंपैरिजन करवाना है, इसलिए मैंने दोबारा इसको क्या बना दिया, मैंने लिस्ट बना दिया। मैं प्रिंट लेता हूँ, ठीक है, मुझे प्रॉपर जो है ना मिल रहा है। लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लिस्ट के वन इंडेक्स पे, लिस्ट के वन इंडेक्स पे वैल्यू रिप्लेस कर दो, और क्या कर दो, 56 की जगह पे जो है ना 44 कर दो। ओके, अब क्या होगा, मैंने लिस्ट के जो वन इंडेक्स, ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, 56 को रिप्लेस कर दिया 44 के साथ। तो इसका इस मिलकर मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। अब मैं जब प्रिंट लूंगा तो मुझे 56 नहीं मिलेगा, मुझे 44 मिलेगा। ये देख लीजिएगा इस, अब जब मैंने प्रिंट लिया तो मुझे 56 नहीं मिला, मुझे क्या मिला, 44, क्योंकि मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी है ना। मैंने बताया कि लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रिप्लेस कर दो, 44। इसी तरह मैं अगर चाहूं तो मैं लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे, 0 1 2 3, 56 की जगह 44 हो जाएगा। ये देखिएगा 56 सॉरी 57 की जगह पे क्या हो चुका है, 44। तो मैं लिस्ट की वैल्यू को गाइस हम चेंज कर सकते हैं, बट अगर मैं इसे टप्पल में कन्वर्ट कर दूं, ये ले, अब ये लिस्ट नहीं रही, अब ये क्या बन चुकी है, टप्पल। तो टप्पल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ओके जी, नहीं हो सकती, एरर आ चुका है। लिस्ट की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, टप्पल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। बाकी गाइस लिस्ट और टप्पल में कोई फर्क नहीं है, जो जो ऑपरेशन, जो जो फंक्शन आप लिस्ट में परफॉर्म करते हैं, वही सब कुछ आप टप्पल में भी परफॉर्म कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं।
इसी तरह गए हमारे पास यहाँ पे ना पाइथन में कंसेप्ट होता है जिससे हम कहते हैं सेट कहते हैं, और ये मेरा हमेशा करली ब्रेसेस के साथ होता है। सेट किसके साथ होता है जी? करली ब्रेसेस के साथ होता है। और इसमें जरा एक चीज आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखिएगा, मैंने ना रैंडमली वैल्यूज दे दी हैं, और माइट भी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि सेट की खसूसियत है, सेट में क्या खसूसियत है कि ये रिपीटिशन को एलिमिनेट कर देता है। लेट्स से मैंने इसको चूंकि सेट बना दिया, इधर देखिएगा, उसने जो वैल्यूज रिमूव हो रही थी उसको वन टाइम दिया मुझे, थ्री सॉरी जो वैल्यूज रिपीट हो रही थी उसको उसने मुझे क्या दिया, वन टाइम। देखें, थ्री टू टाइम था ना, उसने जस्ट वन टाइम प्रेजेंट किया मुझे, और वन टाइम प्रेजेंट करके नेक्स्ट टाइम उसने मुझे थ्री को प्रेजेंट नहीं करने दिया। तो सेट में, सेट भी अब लिस्ट की ही तरह इसमें भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, बट इसमें क्या है कि ये हमारी डुप्लीकेशन को ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। अब अगर मैं इसकी टाइप देखना चाहूँ तो हम कर सकते हैं जी, हमें बताएं इसकी टाइप। तो गाइस ये आप टाइप उसने बता दिया जी, इसकी जो क्लास है वो क्या है, सेट है क्लास। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कंसेप्ट की तरफ जाने लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट की तरफ मूव करने वाले हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन। अब हम उस चीज को समझने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको पता है हमारे पास क्लासेस बनती हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या था? बेसिकली इनका पर्पस ये था कि हम रीयूजएबिलिटी को बढ़ा सकें। क्या बढ़ा सकें? अपने प्रोग्राम की रीयूजएबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, कोड को, प्रोग्रामिंग को प्रिसाइज कर सकें, लॉजिक इंप्रूव कर सकें, चीजों को मैनेज एक तरीके के साथ, एक मेथड के साथ इजीली हम मैनेज कर सकें। ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इसमें हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। अब होता क्या है, और इस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें हम बनाते हैं क्लासेस, और क्लासेस के आगे फर्दर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। इस वक्त मेरे सामने लैपटॉप है तो लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, मेरे सामने पेन है, ऑब्जेक्ट है, गाइस कुर्सी ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, टीचर ऑब्जेक्ट। अब अच्छा चलिए ठीक है, मैं बड़ा बड़ा सिंपल इन शॉर्ट आपको बता दूं, हर वो चीज जिसमें एट्रीब्यूट्स हो और उसमें फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी हो तो वो ऑब्जेक्ट है। मैंने बड़ी मुश्किल बात कर दी, आपको नहीं समझ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मोबाइल, मोबाइल के एट्रीब्यूट्स क्या है? कलर, साइज। अच्छा मैं कहता हूँ मोबाइल के मेथड्स क्या है? अच्छा, कॉल, हम कॉल रिसीव कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये देख, अब चले मैं कार की बात करते हैं। कार के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? कार का कलर, उसमें उसके जो नंबर प्लेट है वो उसका एट्रीब्यूट है। अच्छा इसी तरह कार का हम कहेंगे जी उसके फंक्शन क्या हो सकते हैं भाई, वो मूव करती है, मतलब उसका एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा उसमें ऑन ऑफ के फंक्शंस होते हैं, डोर ओपन एंड क्लोजिंग के, वो उसके, तो हर चीज के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, फंक्शन भी। मैं इंसान की बात करूं, लाइक मैं ह्यूमन हूं, तो मेरे एट्रीब्यूट्स, मेरी हाइट। अच्छा मेरा फंक्शन क्या होगा कि ईट, मैं खाता हूँ, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। वॉक, ये मेरा फंक्शन है। हर चीज के फंक्शन भी होते हैं और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो अगर किसी चीज में ये दो खसूसियात हों, फंक्शन, अभी हमने कितने एग्जांपल्स लिए, आप भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो अगर ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ जिसको हम कहते हैं क्लास। क्लास क्या होती है? तो क्लास ब्लूप्रिंट होता है। अच्छा नहीं, आप कहेंगे कि ये क्या बात, ब्लूप्रिंट, व्हाट इज ब्लूप्रिंट? मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो है ना मशीन ला के रख दी जाती है, ओके। अच्छा अब वो मशीन क्या करती है? प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा चले नहीं, ये भी नहीं समझ आई आपको। हम कहते हैं एक पता नहीं सीएनसी मशीन कहते हैं, क्या उसका नाम है, फैक्ट्री में चले जो भी मशीन है उसको हम डाई देते हैं। आपको पता है डाई का कंसेप्ट चलता है, वो डाई हम वन टाइम तैयार करते हैं, एक दफा, और फिर उस डाई के थ्रू हम हजारों कुर्सियां बना लेते हैं। यानी कि अगर एक कुर्सी की डाई है ना,
उसके थ्रू हजारों कुर्सियां बनती हैं। वो जो कुर्सियां बनती जा रही हैं वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो जो डाई थी ना, जिसके पास ब्लूप्रिंट था उस कुर्सी का, उस चेयर का, जिसके पास डिजाइन था, वो क्लास थी। समझे इस बात की? यानी कि हमने क्लास बताती है ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्लास बताती है ऑब्जेक्ट। यानी कि वन टाइम क्लास बना देनी है, वन टाइम स्ट्रक्चर बना देना, इसको इजीली मैं बोलूं स्कीमा बना देना हमने, और फिर ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रिंट 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 होते जाएंगे। तो इसी चीज से हम रीयूजबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, शायद अभी भी अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल कर सकते हैं, और अब हम चूंकि इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो होप सो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो क्लास के लिए आपने गाइस क्या करना है, क्लास का कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम रखना। तो मैं नेम रख लेता हूँ जी माय क्लास, ठीक है। क्लास एज कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम, इसके बाद गाइस आपने इस्तेमाल करने हैं कॉलन। कॉलन इस्तेमाल करने के बाद अब आपने क्लास में, जैसे मैंने बताया था ना, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और फंक्शन। लेट से मैं फंक्शन लेता हूँ, लाइक मैंने, और फंक्शन आपको पता डिक्लेयर करने का तरीका DEF, और इसके बाद फंक्शन का नेम। तो मैं FN1 मतलब पहला फंक्शन, ओके। अच्छा, एक चीज आपने ख्याल रखना है कि जब भी फंक्शन आपने गाइस डिफाइन करना तो सेल्फ पैरामीटर आपने लाजमी ले लेना, इसको नहीं बोलना। इसके बाद बी कॉलन, और मैं प्रिंट लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा ठीक है, एक काम और करते हैं, इसी को ना मैं गाइस सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया हूँ। हाँ जी ठीक है, इसी को ही मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका मैं नाम रख लेता हूँ FN2, और इसको हम बोलेंगे सेकंड फंक्शन। मैंने दो फंक्शन बना लिए। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं परेशान ना हूँ, मैंने कुछ भी खास काम नहीं किया। क्लास ले ली, क्लास का नाम रखा माई क्लास, और उसमें मैंने दो मेथड्स लिए। ये मेथड है, पहला मेथड फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीका डेफ, और फंक्शन का नेम, और पैरामीटर सेल्फ पास किया। ये क्यों किया इसमें मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस ये समझ लें कि जब भी फंक्शन को डिफाइन करना तो उसमें एक पैरामीटर पास आउट करेंगे सेल्फ नाम से, और उस फंक्शन में मैंने एक प्रिंट लिया फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन पे मैंने प्रिंट लिया सेकंड फंक्शन। ये क्लास बन गई। अब बाहर आ जाए, अब आपने इस क्लास का बनाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस क्लास का? माय क्लास का। तो गाइस ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, ठीक है। ये क्लास ब्लूप्रिंट, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसको हम यूज करते हैं। तो आपने ऑब्जेक्ट डॉट उस क्लास का कौन सा मेथड, FN1 यूज करना है जी, ठीक है। प्रिंट कर दें तो फर्स्ट फंक्शन, समझ आ रही है? ये देखें फर्स्ट फंक्शन। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट FN2, तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ये दिखेगा सेकंड फंक्शन। हुआ क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। ये मेरी क्लास है जिसको मैंने ब्लूप्रिंट बोला, ये ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है, नहीं समझ आई, ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है। अब ये जो ओबीजे है ये बिहेवियर परफॉर्म करेगा इस क्लास के अकॉर्डिंग, ये ओबीजे एक्शन परफॉर्म करेगा इस क्लास के अकॉर्डिंग, ये ओबीजी कुछ भी करेगा। तो इस लेट से मैंने ओबीजी ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 2 कॉल किया, तो फंक्शन 2 की आउटपुट मुझे मिल गई, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके अगर गाइस परफॉर्म करता हूँ ना FN1 फंक्शन 1, तो मुझे दोनों की आउटपुट मिल जाएगी। देखिए वो कहता है फर्स्ट फंक्शन, और वो बोलता है सेकंड फंक्शन। तो इट्स मीन अब ये अभी देख रहे हैं, मैं रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। देखिए वो बताता जा रहा है फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट सेकंड, मैं जितने टाइम चाहे। अभी हम ना मजीद, जो कि अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, अभी तो हम प्रॉपर इसको ओप को लेके चलेंगे ना, फिर आपको मजीद क्लियर होगा। तो ये साथ साथ प्रैक्टिकल करें ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाए। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने एक सिंपल समझाया, बड़ा छोटा काम किया। आगे जाके हम पूरा एक प्रोजेक्ट करेंगे इस पे, देन मजीद क्लैरिटी होगी आपको। अभी आप देखें क्लास बनाई, क्लास में दो मेथड्स लिए, रैंडमली कोई भी आप ले सकते हैं। हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेथड को कॉल कर दी, बस इतना सा काम किया और कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं गाइस क्या करने वाला हूँ, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक कंसेप्ट होता है गेटर सेटर का, बस याद रखना है गेटर सेटर गेटर सेटर गेटर सेटर। ये गेटर सेटर क्या मैंने रट लगाई हुई है, अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ सेट नेम, ओके। अच्छा,
और फंक्शन 2 का नाम मैं कर देता हूँ शो नेम। बात अच्छा, और माई क्लास का नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हम किस चीज का बनाएंगे, स्टूडेंट का। ठीक है, चले यहाँ तक मैंने चेंजिंग्स कर दी। अब सेट नेम पे क्या होगा, सेल्फ के साथ एक और पैरामीटर भी आएगा जिसका नाम मैं रख सकता हूँ नेम। अब चूंकि मैं पैरामीटर की वैल्यू भी दूंगा इसे। अब आपने देखना एक नया काम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम के। ओके, अच्छा अब ये जरा समझिएगा इस चीज को भी ना। शो नेम में गाइस मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न ले लूंगा, रिटर्न। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है, आपने कोई चिंता नहीं करनी। सेल्फ डॉट नेम, और जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, और सेट नेम में मैं एट्रीब्यूट पास करूंगा अली। शो नेम, और शो नेम में हम कोई भी एट्रीब्यूट का पास आउट नहीं करेंगे। अच्छा जरा इस बात को समझ लीजिए, फिर हम लेके चलते हैं। अभी मैंने क्या कुछ किया, मैंने क्लास बनाई जिसका नाम रखा स्टूडेंट। उस क्लास में मैंने एक फंक्शन लिया जिसका नाम रख दिया सेट नेम। और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि नेम प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये सेट नेम कर रहा है, सेट नेम यानी कि सेल्फ जो कि मेरी क्लास डॉट नेम इक्वल टू नेम। ये इक्वल टू नेम क्या होगा कि ये जो मैंने गाइस, चलिए थोड़ा सा नीचे है, ये मैंने क्लास बनाई, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट के पहले मेथड का क्या नाम है सेट नेम को कॉल करूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटर पास किया किस नाम से, अली के नाम से। वो अली यहाँ पे रिसीव होगा, वो अली यहाँ पे रिसीव होगा, और वो अली यहाँ पे रिसीव होकर इस वेरिएबल को क्या होगा गाइस, असाइन होगा सेल्फ डॉट नेम को। अब मैं उसी वेरिएबल को देखने के लिए मैंने शो नेम का फंक्शन कॉल कर दिया। तो जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं लेता हूं प्रिंट। ठीक है, अली उसने मुझे प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट शो नेम लेना था ना। अब जरा देखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फायदा क्या होता है, और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने इसी चीज को कॉपी किया, अब मैं देता हूं अहमद, उसने अली भी प्रिंट कर दिया, अहमद भी प्रिंट कर दिया। ओके, अच्छा गाइस मैंने अगेन इस चीज को कॉपी किया, और मैं अगेन मैंने कि जो भी नाम देता जा रहा हूँ मुझे वही नाम प्रिंट होता जाएगा। कितना सिंपल और कितना आसान है। मैं देता हूँ रजा, और वो मुझे क्या कर देगा, रजा प्रिंट कर देगा। पहले उसने अली कर दिया, फिर अहमद कर दिया, अब उसने मुझे रजा। यानी कि मैं अब प्रोग्राम में इसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूँ, ये जरा समझिएगा। मैं सेट नेम को बार बार कॉल करके और शो नेम से नेम रिसीव करता जा रहा हूँ। अब ये तो हमने बहुत छोटा सा एक्शन परफॉर्म किया ना, आगे जाके इन डिटेल आप देखेंगे कि हम मजीद और बहुत कुछ करेंगे, मजीद और बहुत कुछ करेंगे, और उसके साथ हमारा कोड की हद तक कम होगा, ये आप खुद रियलाइज करेंगे। बट अभी गाइस, अभी के लिए हमने क्या किया, हमने समझा कि क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और जो क्लास के मेथड्स हैं उनको कैसे कॉल करते हैं, और उनको, और गेटर सेटर का हमने एक फंक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट पाइथन विद ओप और क्लियर कंसेप्ट के साथ लेके आऊंगा आपका। और फिर हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे, ताकि जो आपके माइंड में डाउट्स, कोई भी लूप होल रह चुके हैं, आई होप कि वो क्लियर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज।